हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है श्रोतस शारीर या रचना शारीर का टॉपिक है सेकंड पेपर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रोतस की व्याख्या। हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी यहाँ पे। हमें जब भी पेपर में आंसर में अपना आंसर लिखना है तो सबसे पहले हमें अपनी हेडिंग बनानी है व्याख्या, मतलब हम भूमिका बना रहे हैं आंसर की। और सबसे पहले क्या डालना है, श्रवणार्थ श्रोतांशी, इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या होता है, देखो श्रोतस बच्चों क्या होता है, ये अगर हमारा एक पाइपलाइन है, ये हमारा एक पाइप है जो कि अब इसके अंदर पाइप है तो इसके अंदर क्या करेगा, जो एक चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ ऐसे ले जाएगा। तो यहाँ पे श्रवणार्थ श्रोतांशी पहले तो ये बताया गया है कि वह कोई भी स्थान या वह कोई भी भाग जहाँ से श्रवण क्रिया होती है। श्रवण क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ से कोई चीज़ बहती है ऐसा करके, तो वो क्या हो गया, उसे श्रोतस कहते हैं। जो मैंने आपको ये पाइप वाला एग्जाम्पल समझाया, तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, श्रवण क्रिया हो रहा है। जैसे कि हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ब्लड्स हो गया, या जो हमारे मिनरल्स हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं, इस पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो श्रोतस का क्या मतलब हो गया, श्रवणार्थ श्रोतांशी, मतलब यहाँ से जो हमारे मिनरल्स हैं और जो हमारा ब्लड कंपोनेंट्स है वो सारा क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह रहा है। तो यही हमारा इन्होंने बताया कि शरीर के वे सभी भाग जहाँ पे क्या होता है श्रवण क्रिया होती है उसे श्रोतस कहते हैं। जिससे श्राव निकलता हो वही श्रोतस है। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए, तो एग्जाम्पल्स इन्होंने क्या बताया वो देख लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक घड़ा है और घड़े में हमने पानी भर दिया है, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे हमने घड़े में पानी भर दिया तो पानी जो होता है वो आउटर सरफेस जो घड़े की होती है वहाँ से ऊज आउट होता है। आपको बाहर की जो घड़े की सरफेस होगी वो कैसी दिखेगी, गीली गीली सी लगेगी। तो इसी को इन्होंने श्रोतस से कंपेयर किया हुआ है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अगर हम अपनी उंगली में, अगर हमारी उंगली पे नीडल से प्रिक हो जाता है, ये हमारी उंगली है, और अगर यहाँ पे नीडल से प्रिक कर दे कोई, तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ऊज आउट हो जाता है, तुरंत ब्लड क्या होता है, निकलने लगता है, ऊज आउट होता है, मतलब एक बूंद जैसे ब्लड की बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि रक्त के असंख्य छोटे छोटे छिद्रों से में बटा हुआ होता है, ना कि एक नदी की तरह बहता है जैसे कि सिराओं के अंदर बहता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताना चाहा है। इसके अलावा जो हमारा जो घड़े वाले एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया कि जैसे जब हम घड़े में पानी भरते हैं तो वो क्या होता है कि बाहर के सरफेस से ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकलने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल के अंदर पदार्थों की श्रवण क्रिया होती है। तो सेल के अंदर हमारे जो बॉडी, हमें पता है क्या बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, द बेसिक यूनिट जो होती है एक बॉडी की, वो क्या होती है, सेल होती है। तो सेल से भी उसी प्रकार जो है श्रवण क्रिया होती रहती है। यहाँ तक का सबको क्लियर है। अब हम आगे देखेंगे। जो रिक्त रचनाएं या सॉफ्ट हॉलो स्ट्रक्चर हैं, शरीर में किसी धातु को देशांतर में पहुँचाने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें श्रोतस कहा जाता है। तो श्रोतस क्या होता है, बेसिकली जो मैंने पहले ही बताया था कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जितने भी हमारी बॉडी में जो रिक्त स्थान है, जितने भी जो वो सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारे ब्लड को, लिम्फ्स को, जो भी हमारा मिनरल्स है, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में फ्लो हो रही हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो काम करता है वो क्या होता है, श्रोतस होता है। ठीक, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखेंगे। ये बताया गया है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यावंता पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंता एव अस्मिन् श्रोतसाम प्रकार विशेषः। अर्थात पुरुष में जितने ही मूर्तिमान दृश्यमान भाव विशेष हैं, वस्तुएं हैं, उतने ही इस पुरुष में श्रोतस के प्रकार बताए गए हैं।
तो यहाँ पे ये बताया गया कि पुरुष में जितने ही मूर्तिमान भाव होते हैं उतने ही शरीर के अंदर में स्रोतस होते हैं। फिर आगे स्रोतस के बारे में और बताया गया है। यहाँ पे ये लिखते हैं कि स्रोत परिणाम प्राप्त। देखो बेसिकली स्रोतस क्या होता है, ये पाइपलाइंस होती हैं। तो जो भी यहाँ पे मान लो आहार बन गया, आहार रस हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करेगा? ये हमारे शरीर के अंदर जितने चैनल्स होते हैं, जितनी पाइपलाइंस होती हैं। तो स्रोत क्या होता है? परिणाम प्राप्त, जो फाइनल हमारा जो धातु बन जाती है, धातुओं को अन्यत्र ले जाने के लिए वहन करने वाले होते हैं। शरीर में खाए हुए आहार से जो अन्न रस बनता है, हमें पता है कि हमने आहार खाया, उससे अन्न रस बना। अन्न रस जो होता है वो उत्तरोत्तर शारीरिक धातुओं को उससे बनती हैं। तो वो जो उत्तरोत्तर धातुएं बनती हैं वो शरीर के सारे भाग में उसको कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाने का काम कौन करती है? ये सारी जो पाइपलाइंस है। स्रोतस इज इक्वल्स टू द पाइपलाइन। जो पाइपलाइन है जिसमें क्या होता है? श्रवण क्रिया होती है। श्रवण क्रिया का क्या मतलब होता है? जो सब मूवमेंट होते हैं। तो श्रवण क्रिया जहाँ पे होती है उसे स्रोतस कहते हैं। श्रवणात् श्रोतांशी बोला गया है, श्रवणात् श्रोतांशी कहा गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे हमने ये देखा जो परिणाम प्राप्त धातुओं को देशांतर में गमन कराए, या जो भी धातुएं हैं उनको सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्गों को मतलब जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो पॉइंट्स हैं बॉडी के वहाँ तक ले जाए, और जो ये मार्ग होते हैं इन्हें स्रोतस कहा जाता है। अतः शरीर में धातुएं जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ ये स्रोतस अवश्य होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार सिरा और धमनियों को छोड़कर किसी मूलभूत छिद्र से देह के भीतर फैली जो भी वहन करने वाली प्रणाली विशेष है उसे स्रोतस कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं कि सिरा को और धमनी मतलब आर्टरीज और वेन्स को अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं जिसमें धातुओं का वहन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे धातुओं को पहुंचाया जाता है, वे सारे ही क्या किसके अंतर्गत आते हैं? उन्हें स्रोतस कहा जाता है। अब हम देखते हैं, देखो बेसिक हम क्या है कि जो स्रोतस क्या है, हमने क्या समझा कि स्रोतस क्या है? पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन है और ये एक हॉलो स्पेस है, क्योंकि अगर ये एक सॉलिड स्पेस होगा तो इसके अंदर कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये कैसा स्पेस है? हॉलो स्पेस है। स्रोतस हमारा कैसा स्पेस हो गया? हॉलो। अब हमें ये बताओ कि अगर ये हॉलो स्पेस है तो हॉलो स्पेस को बनाने के लिए कौन सा महाभूत रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमें पता है आकाश महाभूत। तो स्रोतस को बनाने के लिए कौन सा महाभूत होता है? आकाश महाभूत। आकाश महाभूत की प्रधानता वाले अर्थात अंदर से अवकाश, अवकाश का मतलब होता है खाली स्थान, युक्त उन दृश्य या अदृश्य शरीर अवयवों को क्या कहते हैं? हम स्रोतस कहते हैं। जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातुएं, मतलब कि रस से रक्त बना, रक्त से रस, रक्त, मांस, मेद, उत्तरोत्तर जो धातुएं बनती जाती हैं, जो दोष होते हैं, मल है, अन्न है, जल है आदि का अभिवहन, अभिवहन का मतलब मूवमेंट, अभिवहन का क्या मतलब होता है? कि मूवमेंट कराते हैं, ठीक है, कराते हैं, उन्हें ही स्रोतस कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। इस श्रवण यानी श्रवण का क्या मतलब होता है? श्रवणात् श्रोतांशी, अर्थात जहाँ श्रवण हो, जहाँ गति हो के कारण ही इन्हें स्रोतस कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने स्रोतस की जो व्याख्या है वो हमने देख लिया है। अब हम स्रोतस का स्वरूप देखेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों वो क्या है? स्वरूप। स्वरूप में क्या बताया गया है कि जिस धातु के जो स्रोत होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया स्वधातु समवर्णानी, मतलब जिस धातु का जो स्रोतस होगा वो उसी के समान होगा। कैसा होगा? वृत्त हो सकता है, स्थूल हो सकता है, अणु हो सकता है। स्रोतांशी कैसा हो सकता है? दीर्घ भी हो सकता है, प्रतांश, रादिशानी भी बताया गया है। तो यहाँ पे जिस धातु के जो स्रोत होते हैं वे उस धातु के समान वर्ण वाले गोल हो सकते हैं, वृत्त, स्थूल, मोटे हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, सूक्ष्म हो सकते हैं, आकृति में लंबे हो सकते हैं, और लता के समान। प्रतान का मतलब क्या होता है? लताएं, अर्थात लताएं चारों तरफ फैलकर अपनी शाखाओं प्रशाखाओं से व्याप्त रहती हैं। उसी प्रकार स्रोतस भी अपनी शाखा और प्रशाखा से व्याप्त रहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्रोतस का स्वरूप कैसा होता है। तो जो स्रोतस जिस धातु का वहन करते हैं
ठीक है, उसमें वो उसी धातु के समान, तो वृत्त, स्थूल, अणु, ये 3 हो गया। इसके अलावा दीर्घ और प्रतांश, राधिशानी। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रॉपर अच्छी तरीके से श्लोक याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद होता है तो वो कोटेशंस भी याद कर सकते हैं कि स्वा धातु संवर्णानी कैसा हो जाएगा, गोल, वृत्त, स्थूल, मोटा, अणु, श्रोतांशी और दीर्घ और प्रतांश, राधिशानी। ठीक है, जिस प्रकार जो शाखाएं होती हैं, जो लताएं होती हैं, वो चारों तरफ फैलकर अपनी जो पेड़ की जो शाखाओं प्रशाखाओं से व्याप्त होती हैं, उसी प्रकार जो स्रोतस है वो भी अपनी शाखा प्रशाखाओं से व्याप्त रहता है। अब हम देखेंगे स्रोतस की उत्पत्ति एवं भौतिक संगठन। तो तीसरी हेडिंग क्या है यहाँ पे कि स्रोतस की उत्पत्ति और उसका भौतिक संगठन क्या है। तो स्रोतस की उत्पत्ति हमें पता है, अब तो यहाँ तक हमें ये तो समझ में आ गया कि स्रोतस बेसिकली होता क्या है। पाइपलाइन है, पाइपलाइन है जो कि एक जगह से दूसरी जगहों पे धातुओं का गमन कराता है, ब्लड का गमन कराएगा, मतलब मूवमेंट कराएगा। तो अब जब ये खाली स्पेस है तो यहाँ पे कौन सा महाभूत होगा बच्चों, आकाश महाभूत होगा, यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति में कारणभूत होने वाले एकाधिक भौतिक सिद्धांत के अनुसार स्रोत या विविक्त अवयव पंच महाभूतों से बने हैं और उनकी उत्पत्ति के समय आकाश महाभूत का आधिक्य होता है। देखो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, मतलब विश्व में या पृथ्वी पर जितने भी द्रव्य हैं वो सभी कैसे होते हैं बच्चों, पंच भौतिक होते हैं। अगर सभी चीज़ें पंच महाभूत से बनी हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि जो हमारे स्रोतस हैं उसमें केवल आकाश महाभूत है, ऐसा नहीं है। आकाश महाभूत का आधिक्य होता है, प्रबलता होती है, लेकिन अन्य जो 4 महाभूत हैं वो भी गौड़ रूप में, मतलब आकाश के कंपैरिजन में उनका जो क्वांटिटी होता है वो कम होता है, लेकिन प्रेजेंट होते हैं। तो गौड़ रूप में अन्य महाभूत भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि स्रोतस के क्या पर्याय बताए गए हैं। तो स्रोतस के जो पर्याय हैं वो आते हैं स्रोतांशी, सिरा, धमनी, रसान्य, रसवाहिन्य, नाड्य, पंथान, मार्ग, शरीर छिद्राणी, संवृत, असंवृत, आशया, स्थानानि, निकेत। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे और एक है शरीर धातु अवकाशानाम, लक्ष्य आलक्षणाम, एक ये भी बताया गया है। तो हमें सारे तो नहीं याद हो पाएंगे, हमें इनमें से कुछ कुछ याद कर लेने हैं। तो देखो, जब हम स्रोतस पढ़ते हैं तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने सिरा, धमनी और स्रोतस को अलग अलग बताया है, लेकिन आचार्य चरक ने इन सबको एक ही माना है। तो इसके जो पर्याय में हम देखते हैं, सिरा याद हो गया, धमनी याद हो गया, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है निकेत इम्पॉर्टेंट है, निकेत याद कर सकते हैं आप, मार्ग ठीक है याद हो जाएगा, आशया याद हो जाएगा, तो श्रोतांशी। तो हमने ये जो मैंने मार्क करे हैं आप इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि शरीर की धातुओं के अवकाशों के दिखाई पड़ने वाले अथवा नहीं दिखाई पड़ने वालों का नाम स्रोतस है। फिर आते हैं आप स्रोतस की संख्या। तो आचार्य चरक ने स्रोतस की संख्या कितनी मानी है, 13। आचार्य सुश्रुत ने 11 पेयर बोला है। तो सुश्रुत का जो स्रोतस की संख्या कितनी होती है, 11 पेयर। 11 पेयर में कितने हो जाएंगे टोटल, 22। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या कितनी है, पुरुषों में 9 और स्त्रियों में 12। तो अभी हमने देख लिया कि स्रोतसों की संख्या। तो आचार्य चरक के अनुसार स्रोतस की संख्या कितनी है, 13। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतस की संख्या होती है 11 पेयर यानी 22। आचार्य सुश्रुत ने जब बहिर्मुख, तो देखो जब बच्चों आपसे बहिर्मुख स्रोतस पूछेगा तब आपको ये बताना है कि पुरुष में कितना होता है, 9, और स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस की संख्या कितनी है, 12। अब हम देखेंगे आगे स्रोतस के भेद या प्रकार। तो हमने क्या देखा कि आचार्य चरक ने कितने स्रोतस बताए हैं, 13। 13 में हमें याद कैसे रहेगा, 13 में 7 तो हमारी धातुएं हैं, 3 क्या हो जाएंगे मल, तो कितने हो गए, 10। अब क्या बचा,
3 और बचा। तो 3 और हमें कैसे याद रहेगा? खाना पानी, खाना पानी याद करो, खाना खाते हैं पानी पीते हैं। इसके अलावा क्या है? जब तक प्राण, प्राण तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कैसे याद हो जाएगा कि 7 धातुएं 3 मल, टोटल कितना हो गया? 10। अभी कितना बचा? 3। तो 3 और क्या होगा? खाना पानी। तो खाना पानी में क्या आ जाएगा? अन्न, उदक, उदक का मतलब क्या होता है? जल, और प्राण। तो प्राण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो प्राण, उदक, अन्न, फिर 7 धातुएं और 3 मल, ये हो जाएंगे आपके 13 स्रोतस। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? तो आचार्य सुश्रुत ने क्या नहीं माना है? आचार्य चरक ने जो बताया उसमें से आचार्य सुश्रुत ने सैम नहीं माना है बच्चों, सैम को नहीं माना। सैम में क्या आ जाएगा? स्वेदवह, अस्थिवह और मज्जावा। तो आचार्य सुश्रुत ने इन 3 को नहीं माना है। तो हम 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। अभी लेकिन हमें पता है कि इनका कितना होता है? 11 पेयर। तो एक उन्होंने एक्स्ट्रा क्या माना है? आर्तववाह, जो कि आचार्य चरक ने नहीं माना था। तो आर्तववाह चरक ने नहीं माना था और आचार्य सुश्रुत ने सैम नहीं माना। तो सैम नहीं माना, सैम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? स्वेदवाह, अस्थिवाह और मज्जावाह, ये आचार्य सुश्रुत ने नहीं माना है। इसके अलावा आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है? तो आचार्य वाग्भट का आता है, इन्होंने 2 भेद बताए हैं, एक बाह्य और अभ्यंतर। तो बाह्य में इन्होंने क्या बताया? स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस बोला है, पुरुषों में 9 और स्त्रियों में 12। और आदृश्य यानी अभ्यंतर में इन्होंने बताया है, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उसे अभ्यंतर बताया गया। इसकी जो संख्या बताई गई है वो बताई गई है 13। अब हम आगे देखेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बहिर्मुख स्रोतस। तो हमें क्या पता है बच्चों? जब हम बहिर्मुख स्रोतस बोलते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि बहिर्मुख स्रोतसों की संख्या जो है वो है पुरुषों में 9, स्त्रियों में कितनी है? 12। लेकिन जब हम स्रोतस बोलते हैं, वहाँ जब हम अभ्यंतर स्रोतस की बात करते हैं तो वो कितना है? 11 पेयर है, टोटल 22। अब देखो बहिर्मुख स्रोतस में 9 क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो जितने भी हमारे छिद्र हैं वो सारा, 2 आँखें, 2 नाक मतलब 2 नोस्ट्रिल के पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा 1 मुंह, 2 कान। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, इसके 2 पार्ट, 5 6 7, 7 पॉइंट तो यहाँ से ही आ गए। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा आपका बचा गुदा और मेड्र, मतलब गुद और मेड्र। तो कितना हो गया? 7 8 9, 2 ये हो गए आपके 9 बहिर्मुख स्रोतस। अब हम देखेंगे स्त्रियों में कितने होते हैं? 12। तो 12 में इन्होंने क्या एक्स्ट्रा बताया? तो स्त्रियों में क्या होता है? 2 स्तन हो जाएगा और 1 जो आ जाएगा आर्तव, जो स्त्रियों में अलग होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्तन हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? आर्तव। ये हो जाएगा स्त्रियों में एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे टोटल आ जाएंगे 12। अब हम देखेंगे स्रोतसों के मूल। तो स्रोतस के मूल देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, अभी हमें क्या पता है कि आचार्य चरक ने कितने स्रोतस बताए हैं? 13। 13 में हमने कैसे याद किया? 7 तो धातुएं हैं, 3 मल हैं, टोटल 10 हो गया। अब बचे 3। तो जब तक आप स्रोतस और ये सारी चीज़ें तब तक ही तो काम करेंगे जब आप जीवित होगे। जीवित रहोगे तभी ये सारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे धातुओं को मूवमेंट कौन कराएगा? फिर स्रोतस करा देगा। तो प्राण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? खाना पानी। मतलब अगर आप जीवित हो तो कैसे, आप जीवित कैसे रहोगे? जब तक आप खाना पानी खाते रहोगे, मतलब खाना खाओगे, पानी पियोगे, तभी तो जीवित रह पाओगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? प्राण, उदक, अन्न, फिर ये हमारी 7 धातुएं, मल। ठीक है, ये तो हो गए आचार्य चरक के। क्योंकि यहाँ पे एक टेबल बना रखा है तो इन्होंने आर्तव भी दिया है, आचार्य चरक में इसमें क्रॉस कर रखा है और ये सुश्रुत ने बताया है। अब हम देखेंगे आचार्य चरक के हिसाब से स्रोतस के मूल।
तो सबसे पहले देखेंगे प्राणवाह स्रोतस का मूल। तो प्राणवाह स्रोतस का मूल क्या होता है, इसको हम याद रखेंगे कि प्राण हमारे पास ट्रिक क्या है इसके लिए, प्राण हमारे, प्राण से आ जाएगा प्राणवाह स्रोतस, हा से हृदय और माँ से आ जाएगा महास्रोतस। तो प्राण हमारे, ये हमारी ट्रिक हो गई है प्राणवाह स्रोतस याद करने के लिए। तो प्राणवाह स्रोतस हमें कैसे याद रहेगा, प्राण हमारे, ठीक है। अब उदकवाह स्रोतस, तो उदकवाह स्रोतस में हमें क्या याद करना है, उतक याद करेंगे। तो ऊ से आ जाएगा आपका उदकवाह, ता से तालु और का से क्या हो जाएगा, क्लोम, ठीक है। तो हम उदकवाह स्रोतस में याद करने के लिए हमने क्या याद किया, उतक। अब अन्नवाह स्रोतस देखेंगे। अन्नवाह स्रोतस में क्या होता है बेटा, हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ पहुँचता है, अन्न में। खाना कहाँ आपका जाता है, अमाशय में, स्टमक में। तो अमाशय में जाएगा, इसके अलावा और कहाँ कहाँ, तो इसके अलावा उसके अगल बगल वाली चीज़ देखेंगे, मतलब जो फ्लैंक रीजन होता है वो, यानी वाम पार्श्व। तो अमाशय हो गया और वाम पार्श्व हो गया। ये हमारी 3 चीज़ें हो गई। अगर जब प्राण तभी तक है जब तक आप खाना पानी खा रहे हो, तब तक आपके प्राण जीवित हैं। तो इसमें ये 3 पॉइंट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे धातुओं का। तो धातुओं में आता है रसवाह। तो रसवाह स्रोतस का मूल क्या होता है, हृदय और 10 धमनियाँ। तो रसवाह स्रोतस का मूल होता है हृदय और 10 धमनियाँ। प्राणवाह का हमने याद किया था कि प्राण हमारे, तो हृदय और महास्रोतस। अब आता है रक्तवाह। तो रक्तवाह में हमें पता है कि स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और हमें पता है जब फीटस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में कहाँ होता है, सबसे पहले यकृत में। यकृत में ब्लड फॉर्मेशन शुरू होता है। तो हमें याद हो जाएगा कि जो यकृत यानी जो लीवर में क्या होता है, ब्लड बनता है, और स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड टूटता है। तो रक्तवाह स्रोतस के 2 मूल होते हैं, यकृत और प्लीहा, ये हमें याद हो जाएगा। फिर मांसवाह स्रोतस। तो मांसवाह स्रोतस में हमें क्या याद करना है, एसटी। मांसवाह स्रोतस में हमें याद रखना है एसटी। तो स्नायु आ जाएगा और त्वक आ जाएगा। फिर आता है मेदवाह। तो मेदवाह में क्या, मेद क्या होता है बच्चों, मेद का मतलब होता है फैट, ठीक है। अब बीवी कैसी है, बहुत फैटी है। किसी की बीवी यानी जो वाइफ है उसकी, वो कैसी है, बहुत फैटी है। बहुत फैटी है तो इसमें बी से 2 चीज़ें आएंगी, एक वृक्क आएगा, एक वपावहन आ जाएगा। तो किसी की जो वाइफ थी वो कैसी थी, बहुत फैटी। तो मेद में जो आ जाएगा फैटी बीबी, तो वृक्क वपावहन। अब अस्थिवाह स्रोतस का जो मूल होता है, तो अस्थि को हमको कहाँ पे रख देना है, मेज पर। अस्थि को हमने कहाँ रख दिया, मेज पर। तो मेद और जघन हो जाएगा। अब मज्जावाह स्रोतस का मूल देखेंगे। तो मज्जावाह स्रोतस में क्या होता है, मज्जा हमें बच्चों को पता है कहाँ प्रेजेंट होती है, जितनी भी हमारी लॉन्ग बोन्स हैं उसमें मज्जा प्रेजेंट होती है। और जो बोन्स और बोन्स मिलके ही तो क्या बनती है, जॉइंट्स बनते हैं। तो उसमें बोन्स और बोन्स मिलके बनती हैं। तो अगर जो मज्जा है बोन्स में प्रेजेंट है तो वो जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होगी। तो मज्जा कहाँ पे प्रेजेंट है, अस्थि और संधि में। हमने क्या देखा कि मज्जा कहाँ होती है, अस्थि के अंदर मज्जा भरी होती है। अभी इसी से तो संधि बनती है। तो यहाँ पे अगर ये संधि हो गई, यहाँ पे कोई जॉइंट बन गया, तो यहाँ पे भी क्या भर जाएगी, मज्जा भरी है। तो मज्जा में क्या, मज्जा का धातु का जो मज्जावाह स्रोतस का जो मूल होता है वो क्या होता है, अस्थि और संधि। अब आता है शुक्रवाह स्रोतस। तो शुक्रवाह स्रोतस के लिए देखेंगे, शुक्रवाह स्रोतस में आ जाएगा वृषण और शेफ। तो शेफ को ही हम मिड कहते हैं, पेनिस कहते हैं, और वृषण क्या होता है आपका, स्क्रॉटम। या वृषण जो होती है आपको टेस्टिस भी कहते हैं। तो हमें पता है कि शुक्र कहाँ से निकलता है, पेनिस से, लेकिन बनता कहाँ पे है, जो स्पर्म्स कहाँ मतलब बनते हैं, टेस्टिस में। तो यहाँ पे आता है आपका वृषण और शेफ। अब मूत्र। तो मूत्र कहाँ पे स्टोर होता है बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि मूत्र स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। और वंशण क्या होता है आपका, इंग्वाइनल रीजन। तो हमें याद रखना है कि मूत्रवाह स्रोतस में
दो चीज़ें आती हैं, एक तो ब्लैडर और दूसरा इंग्वाइनल रीजन। फिर आता है पुरीश्वा स्रोतस। तो पुरीश्वा स्रोतस से पा पकड़ना है, पा से पक्वाशय पकड़ना है। और अब हमें ये तो पता ही है कि पुरीश कहाँ से बाहर निकलता है, तो स्थूल गुद। फिर आता है श्वेदवा स्रोतस। तो हमें ये पता है कि मेद धातु का जो मल होता है वो क्या होता है, स्वेद होता है। और जो पसीना निकलता है वो सारा कहाँ से निकलता है, जितने भी जो रोए हैं या लोमकूप है, यहाँ से क्या होता है, पसीना निकलता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है। आचार्य चरक के अनुसार हमने जितने भी स्रोतस हैं उनके बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं आचार्य चरक के अनुसार। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे और आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तो प्राणवाह स्रोतस में जब हम देख रहे हैं तो इसमें आता है, इन्होंने क्या बताया, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आचार्य सुश्रुत ने हर चीज़ में धमनियाँ जोड़ दी हैं। तो हमने प्राणवाह स्रोतस में आचार्य चरक ने बताया था कि प्राण हमारे, तो हृदय और महास्रोतस। तो हृदय तो इन्होंने भी बोला है, लेकिन उसकी जगह पे इन्होंने रसवाही धमनियाँ बताई हैं। फिर उदकवाह स्रोतस में हमने याद किया था उतक। उतक यहाँ पे भी आ जाएगा, तालु और क्लोम। फिर अन्यवाह स्रोतस में हमने वहाँ पे याद किया था कि अन्न कहाँ जाता है, आमाशय में। इसके अलावा जो फ्लैंक रीजन होते हैं, आमाशय के अगल बगल के रीजन में भी, वाम पार्श्व में भी चला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया आमाशय तो सही बताया, लेकिन उसकी जगह पे इन्होंने अन्नवाही धमनियाँ बताई हैं। फिर हम देखेंगे रसवाह स्रोतस। तो रसवाह स्रोतस में हमने देखा था हृदय और 10 धमनियाँ। यहाँ पे आता है हृदय और रसवाही धमनियाँ। फिर रक्तवाह स्रोतस में हमने देखा था कि लीवर में रक्त बनता है फीटल कंडीशन में, और फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन में रक्त टूटता है। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने के लिए मिलेगा, यकृत और प्लीहा और रक्तवाही धमनियाँ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। अगर हम मांस को काटते हैं तो क्या निकलेगा, रक्त निकलेगा। तो रक्तवाही धमनियाँ यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा मांस में स्नायु और त्वचा, ये हमें देखने को मिलेगा। तो मांस में आचार्य चरक ने भी स्नायु और त्वचा बताया था, हमने याद किया था ST से, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर आचार्य चरक ने क्या बताया था कि किसी की बीबी जो है वो कैसी है, फैटी है। तो फैटी बीबी था, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया वृक्कटी। क्या याद करो, वृक्कटी। वृक्कटी में आ जाएगा वृक्क और कटी। फिर हमें पता है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या नहीं बताया, सैम। सैम में क्या होगा, स्वेद, अस्थि और मज्जा। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आचार्य सुश्रुत ने नहीं बताई हैं। तो अब हम सीधा देखेंगे शुक्रवाह स्रोतस। शुक्रवाह स्रोतस में आचार्य चरक ने क्या बताया था बच्चों, आचार्य चरक ने बताया था कि जो शुक्र कहाँ से निकलता है, तो एक तो मेड से, पेनिस से, यही बोलेंगे, या शेफ से, और दूसरा इन्होंने विषण। विषण का मतलब होता है टेस्टिस। तो जो टेस्टिस बताया था, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, एक मेल स्ट्रक्चर और एक फीमेल स्ट्रक्चर। तो फीमेल स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, स्तन, और मेल स्ट्रक्चर में क्या बताया है, विषण। फिर आता है मूत्रवाह। तो आचार्य चरक ने बच्चों मूत्र में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि ब्लैडर में मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है, उसके बाद फिर उसको बाहर निकालता है। तो जो ब्लैडर और इंग्वाइनल रीजन, ये किस में बताया गया था, मूत्रवाह स्रोतस में। यहाँ पे देखेंगे ब्लैडर यहाँ पे भी बताया गया है, बस यहाँ पे इंग्वाइनल रीजन की जगह पे क्या बताया गया, मेड्र बताया गया है। फिर आता है पुरीश्वाह स्रोतस। तो पक्वाशय स्थूल गुद, यहाँ पे पक्वाशय गुद। अब आता है आर्तवाह स्रोतस। तो आर्तवाह स्रोतस में आएगा आपका, आर्तवाह स्रोतस का मूल क्या होगा, तो गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। अगर इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकता है, पूछ सकता है। अदरवाइज़ आप मेरे को मैसेज करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।